आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिर से 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हमारे अगर सीरीज़ के बारे में बात करेंगे तो आज ये हमारा टोटल 5वां विषय है। लगभग हमने हर वीडियो में लगभग 20 क्वेश्चन को कवर किए हैं। तो देखा जाए तो लगभग 100 क्वेश्चन से ऊपर हमने आज की इस वीडियो में अगर मिला के देखेंगे तो कवर कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 92 से लेके 113 तक कवर करेंगे। अगर हम इनके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे तो बिहार पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ये सारे बिहार पीसीएस में आ चुके हैं। तो हम आज टोटल 21 क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 92 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 हमारा कहता है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। ठीक है, अब सब वक्तव्य को हम पहले एक बार पढ़ेंगे फिर जानेंगे। तो पहला है, विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होती है। ठीक, तो ऐसा कोई विषय है नहीं। विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होती है, दोनों अपने अपने कार्यों में स्वतंत्र हैं। हाँ, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है अगर कोई कानून बनता है तो। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाब होती है, अभी ऐसा विषय नहीं है। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं। पूरी तरीके से ये भी नहीं कह सकते कि दोनों स्वतंत्र हैं, क्योंकि इस पे न्यायपालिका का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप रहता। अगर कोई कानून बनाती है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति को न्यायपालिका से जवाब दे दिया जाएगा। तो लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए तो ये हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में अगर हम बात करेंगे तो इसमें है कि शासन प्रणाली सामान्यतः दो पद्धतियाँ होती हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य की ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा न्यायपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। अतः विकल्प हमारा ई मतलब लास्ट वाला सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 हमारा क्या कहता है कि भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो किसके प्रति जवाबदेह होता है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या होगा, वो लोकसभा का होगा, क्योंकि लोकसभा का वो नेता होता है, एक प्रकार से कह सकते हैं वो बहुमत दल का नेता होता है, वही हमारा प्रधानमंत्री बनता है, तो वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। ये हमारा अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हमारा क्या है कि संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह कहाँ हुआ है, तो उसका हम देखेंगे। तो इसका सही जवाब हमारा क्या होगा, आर्टिकल 352 में। आर्टिकल 352 में इसका एक ही बार प्रयोग हुआ है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी करेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से सूचित करेगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 95 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 हमारा कहता है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। तो उसका हमारा सही जवाब क्या होगा, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, चलिए ये हमारा आर्टिकल 76 के अनुसार है, अटॉर्नी जनरल उसका हमारा सलाह देता है। भारत का न्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत का जो महान्यायवादी होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो हम सभी जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वो नियुक्त किया जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। ठीक है, तो इसका हमारा सही जवाब क्या होगा, एडवोकेट जनरल। कानूनी विषयों पर यहाँ पे हो रहा है और राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, एडवोकेट जनरल होगा। इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त कर सकता है। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण रहता है, आर्टिकल 165 के अनुसार। ठीक, 98 हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था। तो उसका हमारा सही जवाब क्या होगा, 1956 में हमारे जो देश है उसको, राज्यों को भाषा के आधार पर बांटा गया था। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि लोकसभा का नेता कौन होता है। तो लोकसभा का हमारा नेता होता है प्रधानमंत्री होता है। अभी हमने इसके पहले भी इस क्वेश्चन को कवर किया है। आर्टिकल 75
1 के अनुसार। 100 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, किसमें, लोकसभा में। तो उसकी सही जवाब हमारा 25 वर्ष होगा। आर्टिकल 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है तथा राज्यसभा में न्यूनतम 30 वर्ष है। 101 हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु का नहीं होना चाहिए, किसका लोकसभा का सदस्य चुनेंगे एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए। वही क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया तो वो भी होगा 25 वर्ष। 102 हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि संसद का सदस्य बनने हेतु तो न्यूनतम आयु क्या होती है। तो भाई संसद का लोकसभा दोनों, संसद का भी न्यूनतम आयु क्या है 25 वर्ष, क्योंकि संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों आती है तो लोकसभा में 25 वर्ष मांगता है। ठीक है। 103 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। क्या ना प्राप्त हो सके, 4 ऑप्शन है हमारे सामने, चारों में पढ़ते हैं। वैध मतों का 1/3, वैध मतों का 1/4 और क्या है 2 ऑप्शन हम उसको भी देख लेते हैं। वो है वैध मतों का 1/5 और वैध उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। इसका प्रावधान क्या है 1/6। चलिए हम इसको एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 158 के तहत चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है तब वह उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वह जमानत खो बैठता है। ठीक है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष यथावत रहेगा, किस वर्ष तक यथावत रहेगा। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, ये 2026 तक। ठीक। इसके एक्सप्लेनेशन को अगर हम देखेंगे तो क्या है कि 84वें संविधान संशोधन सन 2000 के अनुसार अनुच्छेद 81(3) के परंतु में संशोधन करके 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन निर्धारण वर्ष 2006 तक संशोधित किया गया है। अब तक यह निर्धारण के लिए 1971 की जनगणना आधारित, यहाँ 2026 होगा। ठीक है, 2026 है। 105 हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। क्या आधारित है, 1971 की जनगणना के आधार पर। ठीक। निम्नलिखित में से किस राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है। तो इसका हमारा सही जवाब क्या होगा, ये होगा हमारा बी, हिमाचल प्रदेश। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडल का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 500 रुपये तथा न्यूनतम 60 सदस्यों को मिलकर बनेगी। वर्तमान समय में सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित पुडुचेरी 30 की है, जबकि राज्यों में सिक्किम 32 है। ठीक है। तथा इसके साथ ही सबसे बड़ी विधानसभा किसकी है, हमारी उत्तर प्रदेश की 403 है। उपयुक्त विकल्पों में से अरुणाचल प्रदेश 60, मेघालय 60, मणिपुर 60 एक समान है तथा हिमाचल प्रदेश की संख्या 68 सर्वाधिक, अतः हमारा ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा क्या कहता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। तो हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास इसकी शक्ति मौजूद है, आर्टिकल 331 के अनुसार। ठीक है। 2 सदस्यों को नॉमिनेट करता है हमारा राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो क्या कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किसमें किया गया है, आर्टिकल 330 के अनुसार अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इससे एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो आर्टिकल 331 के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 30(1) ख में असम स्वशासित जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा ग में असम के स्वशासित जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल समुदाय के प्रतिनिधित्व का, अनुच्छेद 332 में राज्य विधानसभा के अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के आरक्षण का तथा अनुच्छेद 333 में राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा किस बारे में है, वो हमारा है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा उसको भंग किया जा सकता है। ये स्वविवेक नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए 110 हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। कैसे, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर, ठीक। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, अगर हम सत्र के बारे में बात करें तो टोटल हम इसमें 2 बार इसको सत्र बुला सकते हैं लोकसभा का। आर्टिकल 85(1) के अनुसार लोकसभा की एक सत्र की अंतिम बैठक आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार कम से कम 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं, ठीक। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, ठीक है। तो इसका हमारा सही जवाब क्या होगा, उत्तर प्रदेश है, हम सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व भेजता है। विकल्प में दिए गए राज्यों में लोकसभा सदस्यों की संख्या इस प्रकार है, बिहार 40, मध्य प्रदेश 29, बंगाल 42 तथा उत्तर प्रदेश में 80 सीट है छोटे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या बात करता है, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, ठीक है। कौन से राज्य दूसरे का तीसरे दर्जे पर है। इसके क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, ठीक है, लोकसभा में कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है। अब इसमें पहले दर्जे का नहीं पूछा गया, दूसरे और तीसरे दर्जे का पूछा गया है। तो ऑप्शन हमारा क्या है, बिहार महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र है तथा बिहार और मध्य प्रदेश है। तो इसमें दूसरे और तीसरे का ऑप्शन में पूछा गया है। तो हमारा दूसरा क्या होगा, ये बिहार है और तीसरा क्या होगा हमारा महाराष्ट्र है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन इसके हम एक्सप्लेनेशन को समझते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रश्नकाल के समय 3 नए राज्य नहीं बने थे। उस समय बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 54, महाराष्ट्र में 48 थी। वर्ष 2000 में 3 नए राज्यों के गठन के साथ संख्या में परिवर्तन आया। अब इस स्थिति इस प्रकार है, ठीक है, जो पहला हमने ऑप्शन दिया था, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने क्या जाना, आज के इस वीडियो में हमने समझा कि टोटल आज हमने टोटल 21 क्वेश्चन पॉलिटी के हमने आज कवर किए, जो कि अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करेंगे तो रिसेंटली में 26 और 27 दिसंबर को जो बिहार पीसीएस का पेपर होने वाला है, बिहार पीसीएस का, उसके पर्पज़ से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि मैं जहाँ से ये मटेरियल उठा के पढ़ा रहा हूँ उसमें सारे क्वेश्चन बिहार पीसीएस से पूछे गए हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।